जबकि जिन्ना ने ये सारे प्रपोजल्स और ये सारे फेयरनेस उन राज्यों के साथ नहीं किया जिनकी सरहदें पाकिस्तान से लग रही थी, जैसे कि जोधपुर। अब आज हम जो इंडिया का नक्शा देखते हैं ना, उसमें इस मीटिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। उसका कारण ये था कि सब लोग बहुत बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे और सबको ये डर था जिससे वो उस पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते रहे और न्यूक्लियर रेस में हमेशा आगे रहे। तो जैसे पीछे हमने देखा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस होता है, जिसके तहत जो भी प्रिंसली स्टेट या तो हिंदुस्तान में जुड़ना चाहे वो हिंदुस्तान में जुड़ सकता है, पाकिस्तान में जुड़ना चाहे पाकिस्तान में जुड़ सकता है और खुद चाहे तो एक इंडिविजुअल कंट्री भी रह सकता है। अब उसी के अगले दिन सारे पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गई कि ये 2 मुल्क क्रिएट हो रहे हैं या 565। पूरे हिंदुस्तान को अगर हम बांटें प्रिंसली स्टेट्स में तो अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त मौजूद थे। एक बार जरा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में समझते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई तो प्रिंसली स्टेट्स ने इनको अपने अपने साम्राज्य में मौका दिया था काम करने का। उस वक्त इस पूरे टर्म को पैरामाउंटेसी कहते हैं। पैरामाउंटेसी का मतलब ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आर्मी, अपनी करेंसी और अपने कानून रखेगी हर प्रिंसली राज्य। इंडिया की जो आप शक्ल देखते हैं वो पहले कोई यूनाइटेड इंडिया नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद जब एक एक करके सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सरेंडर किया था, तब जाकर के एक इंडिया की शक्ल, यूनाइटेड इंडिया की एक शक्ल आई। अब क्योंकि ब्रिटिश जा रहे थे तो पैरामाउंटेसी खत्म। तो इस टर्म को कहा जाता था लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, जिसके चलते हर एक प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो खुद एक इंडिविजुअल कंट्री रह सकता है। सीधी सी बात है भाई, राजा बनना किसको पसंद नहीं। यहां तक कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट पार्टीशन होने के पहले ही घोषित कर दिया था, जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को खुद एक इंडिविजुअल कंट्री में रहने के लिए अग्री कर लिया था। तो अब इस लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी को सबसे ज्यादा किसी ने अगर सपोर्ट किया था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब उनको ये लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी सपोर्ट करने का जो विशेष कारण था वो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हिंदुस्तान वाले एरिया में ज्यादा थे और पाकिस्तान वाले एरिया में कम। तो उन्होंने हिंदुस्तान में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल कंट्री रहा करिए और कोई गलत बात नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान से जुड़ने की, कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान से जुड़ने की। उसका कारण ये नहीं था कि वो ये चाहते थे कि हाँ भाई उनको अधिकार मिले। उसका कारण ये था कि इंडिया एज अ कंट्री हमेशा हमेशा के लिए एक वीक कंट्री रहे। अब अगर देखा जाए, हैदराबाद, भोपाल, ये सब पाकिस्तान की सरहद से नहीं लगते थे और ये वो राज्य थे जो हिंदुस्तान को नॉर्थ और साउथ से कनेक्ट करते थे। अगर आप उस वक्त का हैदराबाद और भोपाल देखें तो ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनसे बहुत अच्छी खासी कनेक्टिविटी इंडिया के पास थी। जबकि जिन्ना ने ये सारे प्रपोजल्स और ये सारे फेयरनेस उन राज्यों के साथ नहीं किया जिनकी सरहदें पाकिस्तान से लग रही थी, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इनफैक्ट जिन्ना ने वहां के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको तो मुंह मांगी चीजें ऑफर करी थी। जैसे कि जोधपुर के राजा जो हनुमंत सिंह थे, उनको तो ये तक ऑफर किया गया था कि आप चाहे तो हमारा कराची पोर्ट इस्तेमाल करिएगा फ्री में, आपके टैक्सेशन अलग रहेंगे। बहुत सारी ऐसी सी चीजें ऑफर कर रहे थे कि मतलब कोई भी मना ना करे। तो कहीं से भी जिन्ना का पॉइंट ये नहीं था कि उनको एक फेयरनेस लानी थी। अच्छा, अब इसी के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि पार्टीशन के दंगे शुरू हो चुके थे। तो बेसिकली हर पॉलिटिकल लीडर के पास अब 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला तो ये कि प्रिंसली राज्यों को अपनी अपनी तरफ करना है और उसके साथ ही साथ ये जो दंगे चल रहे हैं इनको भी रोकना है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर। उसका कारण ये था कि माउंटबेटन अपनी हिस्टोरिक इमेज को खराब नहीं करना चाहते थे। मतलब उनके दिमाग में ये था कि अगर वो एक लास्ट वॉइसरॉय कहलाए जाएंगे जिसने पूरी तबाही मचा दी हिंदुस्तान में, मतलब जो एक यूनाइटेड इंडिया था वो भी बर्बाद कर दिया और उसके साथ साथ पार्टीशन में इतने लोग मर गए, तो ये इसकी टेंशन उनको सबसे ज्यादा रहती थी। अब ये डिस्कशन उन्होंने खुद अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ किया था, जो उन्होंने अपनी किताब में खुद मेंशन किया। तो इसको सही करने के लिए 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वॉइसरॉय हाउस में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजा और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सब लोग आए। अब आज हम जो इंडिया का नक्शा देखते हैं ना, उसमें इस मीटिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। इस मीटिंग में माउंटबेटन ने बहुत खुल के
ये चीजें बोल दें कि अगर मान लो आपको एक इंडिविजुअल कंट्री रहना है तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही ब्रिटेन की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा। अब इसका मतलब ये था कि आपको पता होगा जब पाकिस्तान भी बना था तो 65 करोड़ रुपए दिए गए थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, कंट्री को रन करने के लिए। इसी तरीके से अगर हर एक इंडिविजुअल कंट्री बनती जाएगी तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके राज्य में दंगे भड़कते हैं या फिर और कोई प्रिंसली स्टेट आप पे अटैक करता है तो उसमें आप इंडिया का कोई भी आर्मी सपोर्ट नहीं ले सकते। अब ये सारी कंडीशन सुन के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से 70 से 75% प्रिंसली स्टेट्स तुरंत अग्री कर गए कि भैया हमको इंडिया के साथ जुड़ना है। उसका कारण ये था कि सब लोग बहुत बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे और सबको ये डर था कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट ने उन पर अटैक कर दिया तो शायद वो डिफेंस ना कर पाए और उनको इंडिया की आर्मी की जरूरत पड़े, जो हमने कुछ प्रिंसली स्टेट्स के एक्सेशन में देखा था। लेकिन अब इसके बाद भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे कि कोई बात नहीं, अगर हमको आप सपोर्ट नहीं मिलना चाहते हो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक इंडिविजुअल कंट्री ही रहना चाहते हैं, जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। ये इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स अभी भी थे जो कहीं पे भी एक्सीड नहीं करना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में ना इंडिया में, वो इंडिविजुअल कंट्री ही रहना चाहते थे। और इसी के साथ साथ जो जोधपुर के राजा थे हनुवंत सिंह, वो थोड़ा सा डगमगा रहे थे अभी भी कि वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े कि पाकिस्तान के साथ जुड़े। कंफ्यूजन सिंपल सी थी कि उनकी जो प्रजा है वो मेजरली हिंदू है, लेकिन उनको प्रॉफिट ज्यादा पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है। अब इस सारी असमंजस और इस बिगड़ते नक्शे को सुधारने के लिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी जान लगा दी। कांग्रेस की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्हीं के साथ साथ पॉलिटिकल एडवाइजर टू वाइसरॉय वीपी मेनन का भी है। इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसमें यह डिसाइड हुआ कि ये लोग इंडिविजुअली जाकर के एक एक प्रिंसली स्टेट के राजा से मिलेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बोलने पे वीपी मेनन ने ही एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट बनाया था। इसका मतलब यह था कि ट्रांसफर ऑफ पावर अगर किसी को करनी है तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे साइन करके करना हो। देखते देखते बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने एक एक करके साइन करना शुरू किया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ जुड़ना शुरू किया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को साथ लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कर दिया। मतलब जहां उनको लगा कि पैसे देके काम चलेगा वो भी ऑफर किया, जहां उनको लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेट करना है वो भी किया, जहां लगा थोड़ा कन्विंस करना है वो किया, और जहां लगा कि थोड़ा भेद करना है तो वो भी किया, और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां फोर्स भी यूज किया। अब देखा जाए तो लगभग सारे ही प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में आसानी से एक्सीड कर गए थे। बट कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा त्रावणकोर। तो त्रावणकोर बेसिकली आज के डे का केरला था। अब इसके जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्होंने 1946 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम एक इंडिविजुअल कंट्री रहेंगे। सोचिए ना, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के एक साल पहले जब ये खबर लग गई थी कि शायद हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इनके यूके गवर्नमेंट के साथ कुछ सीक्रेट टाइज थे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट को ये पता था कि त्रावणकोर मिनरली काफी रिच है। वहां पर मोनाजाइट नाम का एक मिनरल काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था जो कि उस वक्त के न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होता था। अब यूके गवर्नमेंट चाहता था कि त्रावणकोर किसी भी तरीके से उनका एक सी रूट रहे जिससे वो उस पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते रहे और न्यूक्लियर रेस में हमेशा आगे रहे। लेकिन त्रावणकोर की इस जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आता है जुलाई 1947 में, जब उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैक होता है वहीं की केरला सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। अब असैसिनेशन देखने के बाद वो इतना ज्यादा घबरा गए कि 30 जुलाई 1947 को उन्होंने फाइनली इंडिया में एक्सीड कर लिया। अब इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर में जैसा कि आपको पता है कि जो हनुवंत सिंह थे उनको जिन्ना बहुत समय से इन्फ्लुएंस कर रहे थे क्योंकि उनकी सरहद जो है पाकिस्तान से लग रही थी और उनको बहुत सारे ऑफर्स किए गए। अब जिस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आज आयरन मैन कहते हैं, उसका कारण ही यही था कि जो इन्फ्लुएंसेस जिन्ना अपने लेवल पे कर रहे थे उससे दुगनी और तिगुनी इन्फ्लुएंस सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी तरफ से कर रहे थे, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कुछ बिजनेस ऑफर्स दिए, उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस किए जो फाइनेंशियली जोधपुर के लिए बहुत अच्छे थे। जैसे कि कुछ ट्रेन कनेक्टिविटी भी उनको ऑफर करी गई, जहां जहां पर भी उनके सूखे एरियाज थे वहां पे उनको फूड ग्रेन्स और प्रॉपर सप्लाईज पहुंचाने की बात की गई थी, जिसके चलते फाइनली जोधपुर भी इंडिया के पास आकर एक्सीड हो गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं भोपाल की। भोपाल के जो नवाब थे जिनका नाम था हमीदुल्लाह खान, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काफी क्लोज फ्रेंड थे। हालांकि भोपाल की जो जनता थी वो मेजॉरिटी हिंदू थी, लेकिन उसी के साथ साथ भोपाल के जो ये नवाब थे ये चाहते थे एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना, और इन्होंने खुद माउंटबेटन से जब आकर बात करी इस रिगार्डिंग
जिसमें माउंट बैटन हर एक प्रिंसली स्टेट के राजा को उसका प्रोज एंड कॉन्स हमेशा बताते थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भोपाल चारों तरफ से इंडिया से लैंडलॉक्ड है और किसी भी समय पे अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो उनके नेबरहुड कंट्रीज से अगर उनकी अच्छी नहीं बनेगी तो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो माउंट बैटन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ये था कि उन्होंने उन जैसे कई प्रिंसली स्टेट्स के हेड को एक डायरेक्शन दी थी कि आप जिस भी कंट्री के क्लोज हो, चाहे आप इंडिया के क्लोज हो चाहे आप पाकिस्तान के क्लोज हो, आपको कायदे से वहां पे एक्सेप्ट कर जाना चाहिए। उसका कारण ये था कि अगर वो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज बन रही हैं तो उसके बीच में आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और जब ये आइडिया भोपाल के नवाब को समझ में आया तो फाइनली जुलाई 1947 में वो भी एक्सीड कर गए इंडिया में। तो अब बात करते हैं हम लोग जूनागढ़ की। जूनागढ़ की कहानी बहुत मजेदार है। जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहम्मद खंजी द थर्ड, तो जूनागढ़ में इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं हुआ था प्लान अनाउंस होने के बाद। जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स एक के बाद एक एक्सीड करना शुरू हो गए थे, इन्होंने काफी समय लिया। इनकी जो काउंसिल थी, अपनी जूनागढ़ की खुद की रियासत काउंसिल थी जो, उसमें आधे लोग इस पक्ष में थे कि हिंदुस्तान के साथ एक्सीड किया जाए और आधे लोग इंक्लूडिंग द नवाब ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड करें। इसका कारण ये भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनकी थोड़ी क्लोजनेस थी। अब ये देखते ही जूनागढ़ के अंदर जो भी रियासतें थी उसमें से दो मेन रियासतों ने इसके अगेंस्ट विद्रोह किया और अपने आप को जूनागढ़ से इंडिपेंडेंट कर लिया, जिनका नाम है मंगरोल और बाबरियावाद। अब इन दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के बाद इंडिया में एक्सीड करने का फैसला किया, जिसके चलते जूनागढ़ के नवाब गुस्सा हो गए और इनको फिर से रिकैप्चर कर लिया थ्रू मिलिट्री फोर्सेस। अब ये रवैया देख करके जो बाकी रियासतें थी आसपास की, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नवाब के आगे अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि वो इंटरवीन करे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये चीज देखी कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो नवाब है वो तो मुस्लिम है लेकिन 80% वहां पे हिंदूज हैं और ये कहीं ना कहीं राइट्स में दिखने भी लगा था, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो सप्लाईज कट ऑफ करी वहां से और उसके बाद अपने ट्रूप्स को भेज करके बाबरियावाड और मंगरोल को इंडिपेंडेंट कराया। अब जब नवाब को ये सब दिखा कि उनके पास अब कोई भी सपोर्ट नहीं बच रहा है, ना ही आम जनता का ना ही उनके काउंसिल मिनिस्टर्स का, तो वो 26 अक्टूबर 1947 को अपने पूरे परिवार के साथ और शाही खजाने के साथ पाकिस्तान भाग गए। अब इसके बाद थोड़ी सिचुएशन जब बेटर हुई तो फरवरी में प्लेबिसाइड हुआ, जिसमें 99.95% लोगों ने इंडिया में रहने का डिसीजन लिया। अब बात करें अगर हैदराबाद की, तो हैदराबाद उस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे रईस रियासत हुआ करती थी। अब हैदराबाद भी उन्हीं राज्यों में से था जिनके जो नवाब थे वो मुसलमान थे और प्रजा हिंदू थी। 85% हिंदू थे उनकी प्रजा में, और इसी कारणवश मैक्सिमम टाइम वहां पे कम्युनल टेंशन बना रहता था और काफी समय से वहां पे इस्लामिक रियासतें ही रही हैं। अब क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी तो वहां के जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान, वो चाहते थे कि हैदराबाद स्टेट को भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बराबर की एक कंट्री बनाई जाए। इसके लिए उनको पाकिस्तान से जिना और यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिलता रहा आर्म्स के लिए। अब नवंबर 1947 आते आते एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ हैदराबाद और डोमिनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बीच, जिसमें ये डिमांड की गई हैदराबाद गवर्नमेंट की तरफ से कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता कि हम इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान के साथ जुड़े, हमारी कोई सप्लाईज ना रोकी जाए, हमारी कोई भी इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ना हो, हमारा कोई रिलेशनशिप खराब ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना, इसे कहते हैं हम स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। लेकिन अब दिक्कत वहां पे होती है जब कासिम रिजवी नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने रजाकर्स की फॉर्मेशन करी। रजाकर्स वो मुस्लिम मिलिशिया फोर्स थी जो वायलेंस के दम पे इंडिपेंडेंस चाहती थी। अब रजाकर्स फोर्स इंडिपेंडेंस के नाम पे कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे थे, जिसमें वो हिंदूज को स्पेसिफिकली टारगेट करके परेशान कर रहे थे और उन्हीं को मार रहे थे। अब इस कम्युनल टेंशन में रजाकर्स को इतना फ्री हैंड दिया गया कि वो इतने लापरवाह हो गए कि थोड़े समय के बाद ना वो निजाम की सुन रहे थे और ना ही कासिम रिजवी की। अब ये कम्युनल टेंशन देख करके जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कई वार्निंग्स दी कि वो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को कैंसिल कर देती और आर्मी भेज करके तुरंत ही इमीडिएटली हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले, लेकिन कहीं ना कहीं माउंट बैटन का सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी भेजने के लिए नहीं था। वो ये एडवाइस कर रहे थे कि जितना भी हो सके बातचीत से मैटर सॉल्व करो। लेकिन जैसे ही जून 1948 में माउंट बैटन वापस चले गए ब्रिटिश, इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक आर्मी एक्शन प्लान किया जिसको हम ऑपरेशन पोलो कहते हैं, और इसी के साथ साथ हैदराबाद को सरेंडर करवाया और फाइनली हैदराबाद हिंदुस्तान का पार्ट बना। तो ये बात हो गई उन 5 बड़े प्रिंसली स्टेट्स की कि किस तरीके से वो जिद पे अड़े थे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए और फाइनली जाके इंडिया में आके जुड़ते हैं। लेकिन आगे अब हम बात करेंगे उस प्रिंसली स्टेट की जिसकी कहानी आज तक जारी है। और दोस्तों, इस प्रिंसली स्टेट की कहानी को जानने के लिए हमें एक बार फिर से मिलना पड़ेगा।